वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लास में स्वागत है, जहां पे हम लोग सीडीपी के पेपर को देख रहे हैं। सीडीपी यानी बाल विकास, और बाल विकास में हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 आपका किस प्रकार आए, यही प्रयास है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीज़ें बताई जाती है। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और पूरा डिटेल्स में डिस्कशन भी साथ साथ में होते चलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा। फ्रायड महोदय ने दो विपरीत लिंगों के बीच जो आकर्षण है, चाहे लड़का का लड़कियों के प्रति या लड़कियों का लड़का के प्रति, इसके संबंध में उनका रिसर्च है। उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। इसी में उन्होंने माता का भी एग्जाम्पल दिया है। एक माता जो होता है ना, और उसका जो पुत्र होता है, दोनों के बीच ज़्यादा बॉन्डिंग दिखता है ना। एक कह सकते हैं माता का दुलारा उसका पुत्र होता है, जबकि पिता का जो सबसे प्रिय होता है उसकी पुत्री होती है दुलारी। तो इसमें भी उन्होंने कहा है, और इसके पीछे उन्होंने कह सकते कारण बताया है। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षक को फ्रायड ने एक कारक दिया, उसी प्रकार एक पिता का पुत्री के प्रति आकर्षण को भी एक कारण दिया है। इसके पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओपिटस ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व या फिर मौखिक ग्रंथि। तो उसके लिए उन्होंने ओपिटस ग्रंथि का सिद्धांत दिया है। ओपिटस ग्रंथि के कारण ये होता है कि माता के प्रति, जो एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण ओपिटस ग्रंथि के वजह से होता है। ये फ्रायड महोदय का कहना है। फिर फ्रायड से जुड़ा प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया, विशेषकर ये इन्होंने एक तरह से कहते हैं सेक्स को लेकर इन्होंने सिद्धांत दिया है। ठीक है, सेक्स को लेकर कि जैसे विशेषकर किशोरावस्था में स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार उसमें उस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे या बच्चियों में, और वो सेक्स के प्रति किस प्रकार उसका झुकाव बढ़ता है। तो उसी के डेवलपमेंट को उन्होंने अपने सिद्धांत में समझाया है सिगमंड फ्रायड ने। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है कि सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, किस लिए फेमस है? तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए? जी नहीं। क्यों जाने जाते हैं? मनोलैंगिक विकास के लिए? जी यही तो होगा। संज्ञात्मक विकास के लिए नहीं, नैतिक विकास के लिए नहीं। तो मनोलैंगिक विकास के लिए जाने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जॉन पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड या वडूरा ने। तो नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे का है, जॉन पियाजे का। ए नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है। यह निम्नलिखित में से किस विशेषता को इंगित करता है? चांद हंस रहा है। चांद एक हमारा नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, वो हंस सकता है क्या? नहीं, निर्जीव चीज़ नहीं हंस सकता। लेकिन एक सिद्धांत है जिसमें कि हम लोग अभी बात करेंगे, वहाँ निर्जीव चीज़ों में भी आत्मा के विकास को माना जाता है, और वो भी सजीव चीज़ों के तरह ही, निर्जीव चीज़ें भी सजीव चीज़ों की तरह कह सकते हैं कि कुछ विशेषताओं के माध्यम से उसको सजीवता प्रदान करते हैं। तो कौन सा वो सिद्धांत है, कौन सा कह सकते हैं विशेषता है, किस विशेषता को यह इंगित करता है? आत्म केंद्रण का, एनिमिज्म का, सकारात्मकता का या नकारात्मकता का? एक बच्चा कहता है चांद हंस रहा है, यह किस विशेषता को इंगित करता है? एनिमिज्म का। यह किस विशेषता को इंगित करता है? एनिमिज्म का। एनिमिज्म में क्या होता है ना, एनिमिज्म में क्या होता है कि सभी चीज़ों में आत्मा का विकास माना जाता है। सभी चीज़ों में आत्मा का विकास माना जाता है, यानी सजीव में भी निर्जीव में भी। इसी के कारण चांद जो कि एक निर्जीव चीज़ है ना, चांद क्या एक निर्जीव चीज़ है, नॉन लिविंग है, उसमें भी आत्मा का विकास के रूप में माना जाता है। और उसी विशेषता के कारण यहाँ बालक ये कहते हैं चांद हंस रहा है। ठीक है, चांद हंस रहा है, एनिमिज्म की विशेषता है। बी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? किस अवस्था में जो बच्चे ज़्यादा काल्पनिक या इमेजनरी होते हैं, किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयस्कावस्था या किशोरावस्था? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इमेजनरी होता है वो किशोरावस्था में। उस समय वो हर चीज़ों को देखकर खुद को इमेजिन करता है। जैसे अगर किसी को बड़े को बाइक चलाते हुए देखता है तो उसे भी लगता है काश मैं भी चलाता। अगर वो कोई मूवी देखता है, मूवी में और किसी प्रकार के अगर सीन्स को देखता है, फाइटिंग वगैरह कुछ भी सीन्स को, उसको भी लगता है कि मैं भी काश ऐसा कर पाता। इस प्रकार की कल्पना में वो खो जाते हैं। ये किशोरावस्था का एज है। किशोरावस्था कह सकते हैं काल्पनिक दर्शक या श्रोता का एज होता है। बहुत बच्चे इमेजनरी होते हैं इस एज में। नेक्स्ट, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? अगर अधिगम का
कह सकते हैं बच्चों में लाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरण होना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए या परिपक्वता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ में परिपक्व होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला शर्त है आपको उसमें इंटरेस्ट यानी रुचि होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? रुचि होना चाहिए, ए नंबर। अगला है स्किनर, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है? परिपक्वता, जब बच्चे परिपक्व हो जाएंगे तब, या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या उसकी जन्मजात क्षमता है इसके फलस्वरूप, या फिर व्याकरण का प्रशिक्षण मिलेगा उसके बाद, या फिर अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। देखिए, बच्चे जो भाषा सीखते हैं, भाषा का जो विकास होता है उसमें परिपक्वता वाला मैटर तो नहीं रहेगा। बच्चे परिपक्व होते नहीं, जन्मजात से कोई भाषा सीख नहीं पाता है। कोई भी ऐसा नहीं है बच्चा कि जब वो जन्म लेता है 4 से 5 साल में बोलने लगता है अच्छा से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्याकरण जानता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है? अनुकरण द्वारा, है ना, प्रबलन द्वारा ही वो भाषा को सीख पाते हैं। अनुकरण द्वारा और प्रबलन के द्वारा वो भाषा को सीखते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी है? जो मंद बुद्धि बालक है उसको अगर आपको अभिप्रेरित करना है तो क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा? पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, निंदा, चुनौती। तो पुरस्कार और प्रशंसा, जो मंदबुद्धि बालक है उसको आप बीच बीच में पुरस्कार दीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, तो वो पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे और उनके अंदर जो भी कसम डर की भावना रहती है उससे वो दूर होता है और उनका पढ़ाई के प्रति रुझान बनेगा। तो जो मंदबुद्धि बालक है उनको पुरस्कार और प्रशंसा के माध्यम से हम लोग अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? लेखन से संबंधित समस्या है, पठन से संबंधित समस्या है, गणना से संबंधित समस्या है, भाषाई समस्या है। देखिए, डिस्फेजिया जो है ना वो भाषा से संबंधित इस कह सकते ये जो डिसऑर्डर है इसके चलते जो उनका भाषा का विकास होना चाहिए बच्चों में वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो 2 लेटर्स को जोड़कर किस प्रकार का उच्चारण होगा उसका माइंड उस चीज़ को नहीं कर पाता है कि 2 वर्ड को जोड़कर इसका अब अगला उच्चारण क्या होगा वो नहीं कर पाता। ये इसका डिस्फेजिया डिसऑर्डर के कारण होता है, यानी भाषाई समस्या उसके अंदर आती है। नेक्स्ट, NIVH संबंधित है। NIVH जो है वो किससे संबंधित है? दृष्टिबाधितों के लिए, अस्थिबाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए या मानसिक बाधितों के लिए? दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित या मानसिक बाधित। तो सबसे पहले आपको NVH का फुल फॉर्म समझना होगा। NVH क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप। जो विजुअली हैंडीकैप्ड है ना, विजुअली हैंडीकैप्ड यानी दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित के लिए जो जिनकी विजुअलिटी नहीं है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, तो दृष्टिबाधितों के लिए NIVH है। NIVH का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा तो आप इसे याद करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप। तो यानी NIVH क्या है? दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो फिलहाल ये CDP का प्रैक्टिस सेट था आप सभी के लिए, और ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट मिलती रहती है। आप भी चाहते हैं आपको पर डे मिले तो आप क्लासेस को ज्वाइन करें। तो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको PDF नोट्स भी इसकी मिल जाएगी जेटेट की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।